फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कक्षा 10th क्लास है और यह जीव विज्ञान भारतीय भवन का बुक है, जिसमें हम लोग जैव प्रक्रम पोषण चैप्टर से हम लोग पाठ का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अभी प्राणी में पोषण या जंतुओं में पोषण हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक अभी है दंत अस्थि क्षय यानी कि डेंटल कैरीज। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको पढ़ते और समझते जाते हैं। इसमें दिया है दंत अस्थि क्षय मतलब ये क्यों होता है, हम लोग इसको देखेंगे। आजकल मतलब हर बच्चे दूसरे तीसरे बच्चे में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझकर हम लोग अपना और छोटे बड़े का सबका ध्यान रख सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसे और क्यों होता है। जब हम कोई मीठा चीज़ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें यानी कि जो मीठी चीज़ है हमारी दांतों से चिपक जाती है। इनमें स्थित शक्कर, इनमें जो उपस्थित शक्कर रहता है पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत जो कि एनामेल का बना होता है, हम लोग का कड़ी दांत का कड़ा परत पर क्रिया कर उसे नरम बना देता है और क्या करता है, धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बना देता है तथा छिद्र बन जाता है जो दंत अस्थि क्षय यानी कि डेंटल कैरीज कहलाता है। डेंटल कैरीज कहलाता है। अब जो है बैक्टीरिया तथा भोजन के जो महीन कण होते हैं दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण कर देते हैं। दांत को तो पहले से कमज़ोर करके रखा है बैक्टीरिया अम्ल बनाकर। अब जो उसका महीन कण बचा हुआ है वो दांत से चिपक कर एक और परत का निर्माण कर देते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है, फिर भी इसके बाद अच्छी तरह से ब्रश नहीं किया जाता है, तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना लेते हैं। यह परत दंत प्लाक, डेंटल प्लेक कहलाता है। इसीलिए भोजन के बाद दांतों को नियमित रूप से अच्छे दंत मंजन से साफ करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर जो है प्रवेश कर जड़ों तक पहुंच जाते हैं। कड़ा परत को तो पहले ही हटा दिया बैक्टीरिया और उसके बाद वो धीरे धीरे दांत के जड़ तक पहुंच जाता है, जिससे कि दांत संक्रमित हो जाता है, जिसमें दांतों में दर्द होने लगता है। आगे क्या है, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। अब यहाँ पे दूसरा बात शुरू हो गया। मनुष्य का जो मुख है यानी कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, जो पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबल लाल ग्रंथि, सबमैंडिबल ग्लैंड, सबमैंडिबल सैलिवरी ग्लैंड तथा सबलिंगुअल लाल ग्रंथि कि सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड कहलाती है। इनसे निकलने वाला लाल यानी कि सलाइवा नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है। अब हम लोग देखेंगे ग्रसनी। लार तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि क्या होता है, जब हम लोग भोजन कुछ चबाते हैं तो लार उसको चबाने में मदद करता है। अगर लार नहीं रहे तो हम लोग मुंह में कुछ आसानी से नहीं चबा पाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग ग्रसनी के बारे में। मुख गुहा का एक पिछला भाग ग्रसनी यानी कि फायरक्सन कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, जिसे पहला है निंगल द्वार गुल्टर जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, तथा दूसरा है कंठ द्वार ग्लोटिस जो श्वास नली ट्रैकिया में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जो एपिगैलिट्स
कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी जो होता है कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। जैसे कि श्वास नली में नहीं जाता है। यह इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं हम लोग ग्रास नली। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली कहाँ जाएगा? ग्रास नली। अब हम लोग मुंह में हम लोग भोजन जो भी चबाते हैं तो वो लार से सना हुआ रहता है, और यह जो भोजन है कहाँ? निगल द्वार के द्वारा का ग्रास नली यानी कि इसोफेगस में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे क्रमाकुचन यानी कि पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय यानी कि स्टोमच में पहुंचता है। अब हम लोग स्टोमच के बारे में देखेंगे। आमाशय यानी कि स्टोमच। देखिए, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक पार्ट तथा पिछला भाग पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। इन दोनों, ये देखिए, ये जो भोजन में संकुचन होता है उसका फिगर था। यहाँ देखिए, इस तरह से संकुचन होता है। संकुचन मतलब कि अंदर की ओर, यहाँ पे अंदर की ओर ये जो है धंसना, और यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पे ऐसे होता है, तो भोजन यहाँ से नीचे की ओर खिसक गया, यही था। और ये था शिथिलन, ये देखिए शिथिलन है यानी कि फैलाव है। आहार नाल में क्रमाकुचन चित्र था 1.10। अब अभी तो हम लोग आमाशय पढ़ रहे थे, यानी कि ये जो है 2 पार्ट होता है आमाशय का। अग्रभाग है जो कार्डियक कहलाता है, कार्डियक पार्ट, तथा पिछला भाग जो है पाइलोरिक पार्ट यानी कि पाइलोरिक भाग यानी कि पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग फुंडक भाग यानी कि फंडक पार्ट कहलाता है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोलुमर एपिथेलियम कोशिकाओं का एक स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करती है। अब जो है जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं जो है 3 प्रकार की होती है। पहला है श्लेष्मा, पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस सेल इंग्लिश इसका है। दूसरा है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, पैरिएटल और ऑक्सिनटिक सेल, तथा तीसरा है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं, चीफ और जाइमोजिन सेल। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। यही तीनों जो है स्राव जब एक साथ मिल जाते हैं तो जठर रस का निर्माण होता है, जिससे कि हम लोग को
भूख का एहसास होता है या हमें भूख लगता है। जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है।